चलो देखो बच्चों, तो कल मैंने आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताया था, याद रखिए। पहला आपको बताया था, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दूसरा वीक बॉन्ड होता है। बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है। वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। नंबर 2 क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब ये शेयरिंग कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक तो इक्वल शेयरिंग और दूसरा अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और अगर बोल रहे हैं अनइक्वल शेयरिंग में, आपको एक बताया था सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग भी होती है, इंट्रामोलिकुलर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन भी बोलते हैं, समझे। दूसरा आ जाइए, इसके बाद बताया था मेटालिक बॉन्ड आता है, मेटल मेटल के बीच में बनता है। फिर वीक बॉन्ड में आ जाइए, वो बॉन्ड जिनकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है, ध्यान रखिएगा, समझे। तो इसमें आ जाएगा, पहला आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है? जिसकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। दूसरा कौन आता है बोलो बच्चों? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। इनकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर आ जाइए, वीक फोर्सेस में आपके वांडर वाल भी है, आपके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। सबसे पहला क्या होता है? आयन डाइपोल। दूसरे बाद क्या होता है? डाइपोल डाइपोल। फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर नॉन पोलर नॉन पोलर, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, या आपका क्या बताया था? लंदन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, या वांडर वाल फोर्सेस। ये सारे इसके नेम्स होते हैं, समझे। आइए वापस से हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और बेटा बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे हम लोग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा देखिए यहाँ पर, तो इसमें मैंने पहला आपको बता दिया था वाटर। याद करिए, वाटर में क्या क्या क्वेश्चन बताया था। वाटर बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बताइए, जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी घट जाती है। सेम रीजन है कि ग्लेशियर जो है पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। दूसरा आगे मैंने क्या आपको बताया था? अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसके लिए ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा इस टेम्परेचर में, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने आपको ग्राफ बताया था। उसके बाद इसकी डेंसिटी घटती चली जाएगी, और इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के बताया था, और कहा था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर या ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये वाटर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। दूसरा बेटा सेकेंड, आज हम लोग बात करेंगे एच एफ के बारे में बात करेंगे, समझे। तो सर एच एफ का सबसे पहले तो बेटा बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर हो, तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, समझे। तो आइए वापस यहाँ पे एच एफ। सर क्या स्ट्रक्चर होता है एच एफ का? देखो याद रखना, 2 लोन पेयर ऊपर बनाना, 1 लोन पेयर नीचे बनाना, ये हो गया एच एफ। ये देखिए, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से ये आया एच एफ। यहाँ पे 1 लोन पेयर ऊपर और 2 लोन पेयर नीचे, ऐसे बनाइएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ ये आया, ये देखिए, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बना हुआ है
ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से यहाँ दो लोन पेयर ऊपर की ओर और एक लोन पेयर नीचे की ओर, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से ये देखिए, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो HF में ही बनता है, ध्यान रखिएगा। HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे ऐसा होता है, क्यों इसे बोल रहे हैं। पहला तो सर इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखोगे तो जिग जैग बना रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर जिग जैग होता है। क्यों इसका स्ट्रक्चर जिग जैग होता है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, समझे। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है जिग जैग होता है। और जिग जैग क्यों है? क्योंकि बेटा क्वेश्चन पूछा जाए क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए ध्यान से देखिए, इधर देखो बेटा, अभी मैंने आपको, सुनिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं सभी बेटा, इससे एक क्वेश्चन तो सबसे पहले सॉल्व हो रहा, बताओ इधर देखो, देखो सब लोग, एक HF का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बताइए, बोलो बेटा। दो, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो HF का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो पहले तो लिख लीजिए, वन HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। HF का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा सर, और इससे क्या आ जाएगा बेटा, देखो सब लोग एक मिनट के लिए देखो, ये है HF, HCl, HBr, HI, सुनो ध्यान से, बट एक्चुअली में HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो HF है, लिख भले ही देते हैं HF, बट एक्चुअली में ये HF नहीं होता है, ये एग्जिस्ट करता है H2F2 के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। तो HF जो है ये एग्जिस्ट करता है H2F2 के फॉर्म में। सर तो ये तो यानी कि सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था एसिड को क्या होती है, बेसिसिटी, और बेस को क्या होती है, एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होती है, कोई एसिड कितने H+ रिलीज कर सकता है उसको उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो सर ये कितने H+ रिलीज कर सकता है, 2 H+ रिलीज कर सकता है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। जबकि इनकी शक्लें देखो, देखो बेटा, अरे कितने H+ रिलीज कर सकते हैं, 1, तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी। तो ये बेटा सारे के सारे, ये सारे हैं मोनो बेसिक एसिड, समझे। तो जो हैलोजन के दूसरे एसिड हैं ये हैं मोनो बेसिक एसिड। अदर एसिड्स ऑफ हैलोजन आर मोनो बेसिक एसिड। सुनिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, बोले एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोनो बेसिक एसिड, while HF क्या है, डाई बेसिक एसिड है। क्यों? ये मान लो दे दिया गया एसर्शन में, ये आपको एसर्शन दिया जा रहा है, रीजन क्योंकि HF परफॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF में पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये पहला सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों, सभी लोग देखो यहाँ पे, इधर देखिए, ये HF ये होता है, इधर देखो बेटा H2F2, हमने इससे बेटा एसिड से एक H+ निकाल दिया। H+ निकाल दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HF2-1। इसमें एक कैटायन लगा दिया,
एक कैटायन लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, KHF2। समझे, इसको बोलते हैं फर्मी सॉल्ट। क्या बोलते हैं, फर्मी सॉल्ट। सुनो बेटा इधर देखो, तो ये बन गया फर्मी सॉल्ट। नाम याद रखिएगा जिनका नाम बता रहे हैं। तो सर ये जो HF है, HF अपना फर्मी सॉल्ट बनाता है। इधर देखिए सर, ये HCl है, बोलो बेटा, इससे H प्लस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, Cl माइनस। यहाँ K प्लस लगाओगे तो क्या बनेगा, KCl। इससे क्या पता चलता है कि HF2 माइनस तो एग्जिस्ट करता है, मगर HCl2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। KHF2 तो एग्जिस्ट करता है, मगर KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या पता चलता है सर, अगर यहाँ HBr दिया होता, यहाँ से H प्लस निकालते तो क्या बनता, Br माइनस बनता। ये तो नहीं मिल रहा है कहीं हमें, HBr2 माइनस तो नहीं मिल रहा है, तो क्या पता चलता है, HF2 माइनस एग्जिस्ट करता है, मगर HBr2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। KHF2 एग्जिस्ट करता है, मगर KHCl2 नहीं एग्जिस्ट करता, KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सेम रीजन है, KHI2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आपका यहाँ पे HI2 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म फर्मी सॉल्ट। कौन सा इसमें से फर्मी सॉल्ट बनाएगा, पहला है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HI। बोलो बच्चों कौन फर्मी सॉल्ट बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हाँ सर HF अपना फर्मी सॉल्ट बनाता है। देखिए ध्यान से, फिर से अगला क्वेश्चन बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, कौन सा इसमें से एग्जिस्ट करेगा, पहला HF2 माइनस वन, दूसरा HCl2 माइनस वन, तीसरा HBr2 माइनस वन और चौथा HI2 माइनस वन। बोलो बच्चों कौन सा एग्जिस्ट करेगा, अभी बताया कि ये एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए दूसरा फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, पहला दे रहे हैं KHF2, दूसरा दे रहे हैं KHCl2, तीसरा KHBr2 और चौथा KHI2। बोलो बच्चों कौन सा एग्जिस्ट करेगा, अभी बताया था बेटा, ये फर्मी सॉल्ट बनाता है तो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, समझे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नोट करिए इसको। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको वाटर के बारे में बताया है, मैंने HF के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखिए आगे कहाँ कहाँ, अभी बताया था बेटा कैसे आप चेक करोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। एक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा अगर फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसका नंबर 2 पे आएगा, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसा कोई मिल जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऐसा ही आ जाए, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए। तो बेटा एक ये देखिए, एक आपको बताया था मैंने ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग। बेटा सबसे अच्छी, जितना छोटा, सुन लीजिए ओवरलैपिंग, बेटा सुनिए ओवरलैपिंग याद होगा बेटा, मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है,
ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, समझे। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है जब पी ऑर्बिटल में होती है, तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग होती है, और सबसे खराब एसएस ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कहीं पे पीपी ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहीं पे एसपी हो रही है तो थोड़ी कम होगी, और कहीं पे एसएस हो रही है तो वो सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखिए सभी लोग ध्यान से समझिए जरा सा। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है तो एक तो ये देखना है आपको ओवरलैपिंग, और दूसरा दूसरा यहाँ पे देखना है बेटा रूल है। सुनिए, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल में, इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल में मैंने ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल 1s है, यहाँ पे भी 1s है। ये 1 क्या है सर? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, समझे। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऐड कर देना, यहाँ 1 + 1 को ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 आ रहा है। तो कह रहे जहाँ आप मॉलिक्यूल बना रहे हो ना, मॉलिक्यूल बनाते समय दोनों प्रिंसिपल मॉलिक्यूल में दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक कर लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का समेशन जितना कम आएगा, मॉलिक्यूल जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा आएगी, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं इसमें रूल है, अगर क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए रूल है, पहला पहले आपको देखना है मिनिमम मिनिमम सम मिनिमम सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का समेशन जितना कम आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का समेशन, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, पहले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का समेशन सेम है, तब आप देखेंगे सबसे अच्छी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग, फिर एसपी ओवरलैपिंग, फिर एसएस ओवरलैपिंग। इसके बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करिए। देखिए मान लो सीधे ही मैं दे रहा हूं आपको, ये दे दिया गया है, पहला दिया हुआ है 1s 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 के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2s 2s, और तीसरा दिया हुआ है 2p 2p, और चौथा दिया हुआ है 2s 2p। बेटा देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप लोग क्या देखोगे? मिनिमम सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 1 और 1 को जोड़ दो तो यहाँ समेशन कितना आ रहा है? 2। यहाँ 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ भी क्या आएगा? 4। यहाँ भी क्या आएगा? 4, ठीक है। जब तो पहले तो देखो जिसका मिनिमम सम कम आ रहा है वही सबसे अच्छा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? ए वाले की। अब सर अगर देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तब आप ओवरलैपिंग को देखोगे तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगी? पीपी ओवरलैपिंग। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? सी वाला। और जब ये चीज भी सेम हो गया, अब फिर देखिए ये तो पी खत्म हो गया, यहाँ पे एको बार पी नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक बार पी आ रहा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा? बी। ये देखिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए, उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते। जैसे देखो बेटा, फिर से इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहे हैं इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना है। 2 बॉन्ड दिए जा रहे हैं, एक तो आपको हाइड्रोजन दिया जा रहा है, ये देखिए ये हाइड्रोजन दिया जा रहा है, और दूसरा HCl दिया जा रहा है। जो हाइड्रोजन होता है इसका वैलेंस शेल 1s है, यहाँ पे भी क्या है? 1s। तो यहाँ ओवरलैपिंग जो हो रही होगी ये 1s 1s ओवरलैपिंग होगी, जबकि यहाँ पे देखो ये 1s है और यहाँ पे क्या है बेटा? ये 3p है। तो यहाँ जब ओवरलैपिंग देखो, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मिनिमम समेशन कितना हो जाएगा? 2। इसका मिनिमम सम कितना हो जाएगा? 4। तो कौन सा डोमिनेटिंग होगा? हाइड्रोजन। जबकि देख के क्या लगता था कि HCl ज़्यादा अच्छा होगा, समझे, मगर ये असलियत है, समझे। लोग छू नहीं पाते हैं ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट को, है कि नहीं? हमने तो पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी है, बट अब देखिएगा जहाँ हम पढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, समझिए यहाँ पर। हाँ, कई बार बच्चा पढ़ता रहता है पूरा आराम से, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, मगर उसको मालूम ही नहीं होते कि क्वेश्चन कौन कौन से एक्चुअली में आते हैं पेपर में।
वो बस वही पढ़ता रहता हर बार, वही बार पढ़ते रहोगे, वही पढ़ते रहोगे तो कैसे? कम से कम क्राइटेरिया तो मालूम हो। भाई मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बाकी का बच्चा जो सॉल्व करेगा तभी रिजल्ट आएगा ना भैया, मैं थोड़ी ना सॉल्व करूँगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पर, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वापस आ जाइए। कह रहे अगला है, ये देखिए बेटा H3PO4 बताया था, ऑर्थो मैंने आपको निकालना बता दिया है। कैसे हम लोग पता करते हैं ऑर्थो और मेटा, और कैसे पता करते हैं पायरो, याद रखेगा मैंने आपको रूल बताया था। अगर किसी ऑक्सी एसिड से आप वाटर घटा दें और फिर से रिजल्टेंट ऑक्सी एसिड ही मिले, तो नाम के पहले इनिशियल ऑक्सी एसिड के नाम के पहले ऑर्थो लगाते हैं, रिजल्टेंट ऑक्सी एसिड के नाम के पहले मेटा लगाते हैं। पायरो कैसे पता करते हैं? ऑक्सी एसिड के 2 मोल ले लीजिए, उसमें से वाटर घटा दीजिए, अब जो ऑक्सी एसिड बनेगा उसके नाम के पहले हम लोग पायरो लगाते हैं। बेटा ये सब वीडियो में बहुत अच्छे से डाला हुआ है, मैंने रोज अपलोड कर देता हूँ जब मुझे समय मिलता है, तो आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो बेटा ये पहले तो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन दरअसल आया था, बहुत पहले, आ सकता है कभी भी, कि कौन कौन से एसिड हैं जो अपने ऑर्थो या मेटा बनाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा एसिड है जो अपना पायरो बनाता है। उसी समय मैंने आपको कैरोज एसिड के बारे में बताया है, मार्शल एसिड के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ देखिए ये है फास्फोरिक एसिड या ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। रूल क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना। देखो बेटा, एक ऑक्सीजन को जब डबल बॉन्ड से जोड़ोगे तो जितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, जितने बच रहे हैं उतने OH लगा देना, जितने बचेंगे उतने OH लगा देना, समझे बेटा? अभी मैंने आपको बताया था कैसे पता करते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोलो बेटा, क्या यहाँ पे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका जो नेचर होता है चिपचिपा होता है, सिरप के जैसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए या एसर्शन रीजन आ जाए कि ऑर्थोफॉस्फोरिक सिरप के जैसा होता है, समझे, तो बेटा ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ना केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, ये पी ब्लॉक का ही भाग है जो मैं यहाँ बताता रहता हूँ, समझे। बट अगर मुझे बताना पड़ जाए ना बच्चे को कि मैंने पी ब्लॉक कहाँ पढ़ाया है, तो उसको कभी पी ब्लॉक आता नहीं है, ये याद रखिएगा, ये नियम है पी ब्लॉक का। अगर बताना पड़ रहा है ना तो समझ लो तुम्हें कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें यही नहीं मालूम है कि हमने कब पढ़ा दिया है, तो फिर कैसे, मतलब दिमाग में है ही नहीं वो चीज़, तो आप करोगे कैसे? तो यहाँ रास्ते में सारी चीज़ें आपको मैं बताता चलता हूँ। हाँ बस ये चीज़ जरूर है बेटा, जितना हम लोग करा रहे हैं ना वो कर लोगे तो आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे H3PO4 है। हाँ यहाँ आप देख रहे हैं सर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, कन से जुड़ा, मतलब फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो इसमें स्टेटमेंट आ जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सीरपी है, मतलब चिपचिपा है। इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आ जाओ बेटा दूसरा, सुनो ध्यान से, इधर देख लीजिए, समझिए। ये देखो CH2OH, CHOH, CH2OH, बताओ ये क्या है, कोई पहचानता है इसको? बेटा देखो, चलो अब आज को पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन हटा देता हूं जीवन में। जब भी कभी ऐसे हो, चलो और इसके पीछे जाता हूं मैं, और पहले, जब भी कभी ऐसे हो एक कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हों, तो इसको कहते हैं हम लोग जेम। क्या कहते हैं? जेम या जेमिनल। और अगर कभी ऐसे हो एडजेसेंट कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हों, तो इसको कहते हैं विस या विसिनल, समझे, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग विस या विसिनल। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या जेम होता है, क्या विस होता है। अब याद कर लो आज से, ग्लाइकॉल क्या होता है। जब भी ये कैटेगरी है, जब भी अगल बगल वाले कार्बन पे OH आ जाएगा, इस पूरी कैटेगरी को ग्लाइकॉल कहते हैं।
ये ग्लाइकॉल होता है, समझे। तो क्या मैं कह सकता हूं ये विष है? एक OH होता तो एक ऑल आता। दो बेटा OH को ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऑल, समझे। तो दो OH को क्या लगाएंगे? डाई ऑल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा विष डाई ऑल। क्या हो जाएगा? विष डाई ऑल। तो ये होता है विष डाई, विष डाई ऑल, समझे। ये है ग्लाइकॉल। ये इस कैटेगरी, ये कैटेगरी होती है। और अगर एडजेसेंट 3 कार्बन पे, बेटा सिम्मी तुम जग रही हो ना, सन्नाटे में तो नहीं जा रही हो ना, चलिए आइए। तो ये कह रहे हैं, ये देखिए, अगर 3 पोजीशन पे लगा हो लगातार, तो इस कैटेगरी को ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। कहाँ देखा है हमने? ग्लिसरीन में देखा है। तो ये है ग्लिसरॉल। कहाँ देखा है? ग्लिसरीन में देखा है, समझे। सर अब ये देखो, सुनो ध्यान से। तो ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरीन देखी कभी आपने? ग्लिसरीन कैसी होती है? गाढ़ी होती है, जल्दी फ्लो नहीं करती है। जो लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड भी लेयर के फॉर्म में होता है। ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो इनमें आपस में एक ऐसा फोर्स लगता है जो इनके फ्लो को रेजिस्ट करता है। इसे बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो जो लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होगा, उसका फ्लो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, समझे। उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये ग्लिसरॉल विस्कस होता है। ग्लिसरॉल कैसा होता है? विस्कस होता है। रीज़न, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ग्लिसरॉल होता है विस्कस। इसका रीज़न है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जहाँ जहाँ पे फ़ोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिखेगा, वहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो बेटा, अच्छा इसे नोट कर लो, 1 मिनट नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर। तो बेटा मैंने आपको बताया है, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। कुछ और हम लोग बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। बेटा देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर, सर क्या होता है बताओ? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बताइए? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो इसी को क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे। ठीक है। चलिए बेटा देखो, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सुनो। क्या कंडीशन होनी चाहिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? पहले तो मैं दिखा रहा हूं बेटा, देखो समझो जरा सा। ये है, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। इसे सेल्सिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, सेल्सिल एल्डिहाइड। या फिर देखो, अगर इसको देखो बेटा, इसे हटा दो, इसे हटा दो, तो ये है बेंजल्डिहाइड। ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे लगा है हाइड्रोक्सी, तो इसको कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दोनों नाम बता दिए। तो या तो आप इसे कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज, ऐसे नाम लिखना सीखना चाहिए, समझे। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह सकते हो, या फिर सेल्सिल एल्डिहाइड कह सकते हो, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, समझे। तो इसका नाम पहले तो या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, इसी को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, समझे। तो यहां देखिए, सुनिए ध्यान से, समझो जरा सा बेटा। इसमें ना यहाँ पे ये देखिए सब लोग, ये देखिए ये हाइड्रोजन है और ये इसका लोन पेयर है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए, इसी को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, देखो बेटा सब लोग देखो इधर, कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ये जो रिंग बन रही है 6 मेंबर की, जो मैंने रिंग बनाई है, इस रिंग को कहते हैं चिलेटिंग, इस रिंग को कहते हैं चिलेटिंग रिंग। इसलिए इस प्रोसेस को भी चिलेशन कहते हैं। बात ध्यान देखना, मैं इसे इसे भी बोल रहा हूं, भी मतलब बेटा केमिस्ट्री में ना, जब भी किसी भी अट्रैक्शन फोर्स के कारण रिंग बनती है तो उस रिंग को हम लोग चिलेटिंग रिंग ही कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बन रही है, इसलिए इसको भी चिलेशन कह सकते हैं। आगे मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी कई बार रिंग बनती है, उसे भी चिलेशन कहते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही चिलेशन कहते हैं, नहीं, इसको भी चिलेशन कहते हैं। समझ में आई बात, पहले तो ये क्लियर रखिए। तो बेटा देखिए यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर की रिंग बन रही है, इस रिंग को चिलेटिंग रिंग कहते हैं। अब ये ध्यान देखिए, इस प्रोसेस को चिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो अब ये कह रहे हैं, ये जो रिंग है, ये रिंग ऐसी बननी चाहिए कि ये स्टेबल भी हो, तभी रिंग बन पाएगी। और रिंग की स्टेबिलिटी, बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, रिंग की स्टेबिलिटी बताइए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर की रिंग होती है, उसके बाद 5 मेंबर की रिंग होती है, उसके बाद 4, और उसके बाद 3 मेंबर की रिंग होती है, समझे। तो बेटा ये जो रिंग बन रही है, भैया ये तो वही बात है ना। एक बात बताओ, मान लो आपसे बोले कि आज मैं आपको राजा बना दे रहा हूँ, मान लो, क्योंकि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है ना, मैं राजा हूँ ना तुम्हें राजा बना सकता हूँ, उसके लिए राजा होना चाहिए ना, क्यों भैया, है ना। मगर बोल रहे हैं हम तुम्हें आज राजा बना दे रहे हैं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, समझे। मगर कल कल तुम्हें मार दिया जाएगा। बनना चाहोगे राजा, बताइए, ऐसा राजा बनना चाहेंगे। अब अगर मान लो बना भी दें, देखो, अरे इधर देखो दुर्गा देवी, इधर देखो ये सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा राजा बनाए, कोई बनना चाहेगा, बताइए। अब अगर बन भी जाए, बन जाएगा तो बताओ सुखी रहेगा दुखी रहेगा। 24 घंटा, अरे अभी की बात पूछ रहा हूँ, 24 घंटा तो, कि पहले बनाते गोली मार दोगे, कि 24 घंटा भी नहीं दोगे, हैं। ये नहीं, वो तो बाद में टाइम खत्म हो गया, चलो गोली मारो इसको हैं। 24 घंटा, 24 घंटा दे रहे हैं ना, उस 24 घंटे में बताइए वो सुखी ज्यादा रहेगा कि दुखी ज्यादा रहेगा। दुखी ज्यादा रहेगा ना, हमेशा उसे अपनी मृत्यु दिखेगी, है कि नहीं। तो अब ये चीज बात है भैया कि डॉक्टर तो बने मगर जिंदा भी रहे, है कि नहीं। ऐसा नहीं बोले डॉक्टर बना दूंगा मैं, एकदम मेरे पास एकदम बल है, मेरे पास एकदम पावर है, मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए बड़ा डॉक्टर बना देता हूँ, एम्स वाला डॉक्टर, सब लोग खूब नाम लेंगे, और 24 घंटे बाद जो है तुम्हारी आत्मा उड़ जाएगी एकदम, पता नहीं स्वर्ग तो जाएगी नहीं बेटा, नरक ही जाएगी। तुमने ऐसे काम तो किए नहीं स्वर्ग जाने वाले, समझो, सिरे सिरे से समझ लो, अपने आप को पहचानो। ये तो नहीं लग रहा है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा आगे, नहीं बेटा, गलत बात है, नर्क मिलेगा हम सब लोगों को, समझे। आइए, तैयार रहिए, और नर्क काफ़ी डेवलप होगा, क्योंकि सब लोग तो वही जाने वाले हैं यार, हैं
कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा स्वर्ग, इसलिए काफी डेवलप होगा बेटा, वाईफाई की सुविधा होगी, अच्छा यूट्यूब चैनल होगा। स्वर्ग तो पूरा गिर चुका होगा ना, बिल्डिंगें गिर रही होंगी, क्योंकि सारे बिल्डिंग बनाने वाले तो वही जा रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग तो वही, तो वहाँ अच्छी अच्छी गाड़ी होंगी, अच्छी सुविधाएं होंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बल्कि कंपटीशन हो गया होगा वो पर, समझे, जो यमराज सजा देते होंगे ना जिसको, उसे स्वर्ग भेज देते होंगे। तो सर प्लीज मत भेजिए हमको, ऐसा ही होता होगा है कि, क्योंकि सबके सब तो वही जा रहे हैं ना, भीड़ इतनी होगी, उन्होंने अब तक अर्जी डाल दी होगी इंद्र के पास, भैया कुछ लोगों को शिफ्ट करो, जगह नहीं बची है, या तो हमारी बाउंड्री बढ़ाओ, बाउंड्री बढ़ाइए आप, गलत बात है, जगह कम है हमारे पास, सारा आदमी यहीं आ रहा है, ये देखो ये को उधर जाने, चित्रगुप्त हिसाब लगाता होगा, सब यहीं के हैं, वो खाली बैठे हैं, सफाई करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो बताइए जब कोई मेंटेनेंस नहीं होगी तो गिरने लगेगा ना पूरा, पूरा स्वर्ग तो अब ध्वस्त हो चुका होगा बेटा, तो इसलिए टेंशन मत लो, जो है सो नरक है, समझे, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। तो चलो आओ देखो बेटा, इतना इतना सर क्या समझाना चाहते हो? समझाना ये चाहते हैं कि भैया डॉक्टर बने मगर जिंदा भी रहें, डॉक्टर काहे के लिए बना रहे हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता लें, हैं? ऐसा थोड़ी जिंदगी बीत ही जाए, पूरी पूरी जिंदगी बीत जाए डॉक्टर बनने में, ऐसा नहीं है। तो अब कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो रिंग बनेगी, और रिंग तभी बनेगी जब रिंग जिंदा रहे, जिंदा रहे मतलब स्टेबल रहे, स्टेबल रहे मतलब, अरे भैया दो ही लोग तो स्टेबल हैं यार, देखो आजकल के जीवन में क्या है, यही तो दो लोग स्टेबल मुझे दिख रहे हैं, ये देखो, बाकी के सब तो मरे जा रहे हैं बेचारे, समझ रहे हो ना, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेस ही स्ट्रेस, और उतनी तो स्ट्रेस देख ही रहे हैं। अभी नहीं बेटा, अभी टेस्ट चालू होगा तब स्ट्रेस का नाम बोलना, अभी तुम तो जानते ही नहीं हो स्ट्रेस क्या होती है, समझी, फिर उसके बाद मालूम है उसके बाद क्या होती है, उसके बाद और ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो बेटा जीवन में अभी आपके दो ही चीजें हैं, एक तो स्ट्रेस और दूसरी मालूम है और ज्यादा स्ट्रेस, समझे, तो दो ही चीजें अभी मिल रही। हाँ भैया सेलेक्ट हो जाओगे तो स्ट्रेस रहेगी, बस ये वाली स्ट्रेस नहीं रहेगी कि अभी नीट का पेपर देना है। हाँ अगर रसिया से कर लिया तो ये स्ट्रेस बनी रहेगी कि अभी नीट का पेपर फिर से देना है, एक बार यहाँ आकर के फिर पेपर देना है। तो अगर सेलेक्ट होकर के वहीं पे कर लो, कुछ कर लो बढ़िया, वहीं डॉक्टर बन जाओ तो अच्छा है। यहाँ आ गए ना तो ये तो बेटा पहले भी तुम परेशान थे, बाद में भी परेशान ही रहोगे, समझे। तो ठीक है लड़का वहीं सेटिल हो जाए, बच्चा, लड़का नहीं लड़की जो भी कर रही हो ऐसा नहीं है ना, वो वहीं सेटिल हो जाए, बढ़िया डॉक्टर बन जाए, कमा ले खा ले। वरना यहाँ आ गए तो यहाँ तो वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। चलिए आइए, तो ये कह रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, रिंग बनेगी, अरे मगर जिंदा तो रहे। भाई मान लो अभी पेरेंट्स से बोला जाए हाँ बच्ची का एडमिशन करो, हाँ अभी डॉक्टर बन जाएगी, मगर इसको एक हफ्ते बाद बताइए ए बेटा चल तू घर चल, छोड़ दे डॉक्टर की तैयारी मत कर, तू छोड़ दे कुछ मत कर, अरे वापस चल भाई, है ना, नहीं कराना मुझको ऐसी तैयारी। क्यों भाई, अगर ऐसा बोल दे तो कोई तैयारी कराएगा क्या? तो भैया डॉक्टर बने मगर जिंदा भी रहे, स्टेबल बना रहे, है ना, ऐसा ना हो उसको एमआई हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाएगा, एमआई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, है ना। तो आ जाइए वापस यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, पूरी कहानी में ये समझ में आ गया ना कि भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि भैया ये जो रिंग बन रही है, रिंग स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए कितने वाली स्टेबल होगी, 6 वाली या 5 वाली। तो रिंग में, रिंग हैव कितना मेंबर, 6 और 5 मेंबर, 6 मेंबर हों या 5 मेंबर हों, 4 वाली जिंदा नहीं बचेगी, 3 वाली जिंदा नहीं बचेगी, अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, समझे। तो सर अब तो चलो बात हमें पता चल गई, इसीलिए यहां देखो 6 मेंबर की रिंग बन रही है ना, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सुनिए दूसरा, अरे देखो यहां पे था बेटा ये एल्डिहाइड है, आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है एल्डिहाइड, समझे, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आई बात आपको। तो ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से इससे
हमने ये एल्डिहाइड ग्रुप हटा दिया और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। ये देखिए यहीं पे हमने सेम कंपाउंड है, यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया है। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये ना बेंट होता है, यहां 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो ये यहां से बेंट होता है, एंगुलर होता है, प्लस ये इसके पास में आ गया है। तो ये दोनों पास पास में आने के कारण ये देखिए यहां पे फिर से हो जाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां भी हो जाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही सर चिलेटिंग रिंग कहां बन रही है, कहीं से भी नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर की चिलेटिंग रिंग बन रही है, तो प्रॉपरली स्टेबल है। नाम भी बता दीजिए इसका। तो बेटा नाम के लिए क्यों मेहनत करोगे, इसका नाम क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहां बेंजल्डिहाइड की जगह आ गया है बेंजोइक एसिड। क्या आ गया है, बेंजोइक एसिड। इसमें ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझे, तो ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। या फिर ये था सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। पूरा नाम जरूर लिख लीजिएगा, दोनों नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए। अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुनो बेटा, ये इस पे भी ध्यान देना है कि कहां कौन सा। अरे सर इसमें और ध्यान देने वाली बात आ गई है, इसमें 2 ऑक्सीजन है सर, एक तो डबल बॉन्ड वाला और दूसरा सिंगल बॉन्ड वाला। कौन सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, तो बेटा डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन याद रखिएगा। देखो यहाँ पे सीधे डबल बॉन्ड ही था, यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं थी, यहाँ पे क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड वाला भी आ गया है। तो ये याद रखिएगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड वाला ही जाएगा। तो वहां ना आपको स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है या कौन सा इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको पहले से ही ये मालूम होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। समझे, आइए यहां पे सुनिए ध्यान से। इसके बाद बेटा देखो 2 और हैं, एक और मैं आपको बताता हूं, एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये भी ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको भी बेटा। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर हो रही है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि सब मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ रखा है ना भैया। सब बच्चे एक दूसरे को पकड़ लें और मैं उसको एक आदमी को घसीटूं तो ज़्यादा ताकत लगेगी, मैं तो घसीट ही नहीं पाऊंगा ना भाई, है ना। एक आदमी ही को घसीटें तो आराम से घसीट लेंगे, सोचिए। तो यहाँ ना सारे मॉलिक्यूल ने अपने हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं, ये होती इंटर। और अगर एक ही आदमी अपने हाथ ऐसे पकड़ ले, ये क्या हो गई, इंट्रा। तो बताइए कब उसको निकालना आसान है, इंटर वाले में कि इंट्रा वाले में। इंट्रा, वो ऐसे हाथ पकड़े खड़ा है ना, तो दूसरे से अटैचमेंट तो है नहीं, तो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। निकालना आसान है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा। तो अगर इंटर हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब एक को निकालना मुश्किल होगा, वेपोराइज करना मुश्किल होगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर इंट्रा हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जितना मतलब इंटरमॉलिक्यूलर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम। चलिए तो बेटा देखो एक ये पूछ लेते हैं
एक है ये ONP, ONP, और दूसरा है PNP। ONP मतलब है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और PNP का मतलब है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो देखिए यहां पर सुनिए ध्यान से, बोल रहे हैं बेटा यहां पर ये देखिए, पहले तो देखो ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, बताया था बेटा ये बेंट होता है, यहां 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, और ये है NO2, ये है NO2। इसमें भी याद रखना, इसमें डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा, तो यहां हो जाएगी इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे, क्योंकि ये दोनों पास पास में आ गए। अब देखो बेटा ये क्या है ONP, और ये है बेटा आपको पेपर में PNP और ONP लिखा मिलेगा, ये OH है और ये NO2। देखो ये काफी दूर दूर हो गए हैं बेटा, ये काफी डिस्टेंस पे आ गए हैं, इसलिए इनमें आपस में नहीं होगी, मगर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पे हो जाएगी इंटर, यहां पे होगी इंटर मॉलिक्यूलर, यहां पे होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? तो बोल रहे हैं बेटा यहां इंट्रा है और यहां पे इंटर है, और अभी बताया था बेटा अगर इंटर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, इंट्रा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो ONP और PNP में बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो किसका ज्यादा होगा, भैया यहाँ इंट्रा यहाँ इंटर, तो इंटर में ज्यादा होता है, तो PNP ग्रेटर देन ONP, इसका ज्यादा होगा, समझे। और दूसरा क्या है भैया, अगर वेपर प्रेशर पूछा जाए तो कौन सा ज्यादा होगा, ONP ग्रेटर देन PNP। बात समझ में आई आपके? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका रिवर्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। इधर देखिए सब लोग, तो बोल रहे हैं एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये देखिए ये कोई कंपाउंड है, नाम है ऑर्थो साइनोफिनोल, कह रहे हैं इसमें कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये देखिए ये लीजिए, यहां पर देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ये साइनाइड होता है, इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्थोसाइनोफिनोल। बेटा अगर इस साइनाइड को देखिए आप, इस साइनाइड को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे देखिए ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, और बॉन्ड एंगल, यहाँ बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री, और शेप आ जाएगा, शेप होगा लीनियर, लीनियर शेप हो जाएगा। ये देखिए 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इसके पास भले ही लोन पेयर है बट ये हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए देख के लगता है कि यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर होना चाहिए, बट यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये देखिए ये दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये आंसर आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए और रीजन अगर पूछ लिया जाए बेटा, एसर्शन रीजन में आ जाए कि ये जो ऑर्थोसाइनोफिनॉल है, इसमें पहला कैसी हाई, ऐसे पहला क्वेश्चन है कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर हो रही है या इंट्रा हो रही है, तो इंटर हो रही है। रीजन क्यों हो रही है, तो बेटा यहाँ पर ये जो साइनाइड है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp होने के कारण इसका शेप जो है लीनियर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से ही वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा घट जाएगी, तो बॉन्ड बनाना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा आ जाइए, समझिए जरा सा, एक और है, आपको ये दे दिया जाता है बेटा, एक तो है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। बेटा पहले बात तो देखो, सुनो ध्यान से, इधर देखिए, एक मैं प्राइमरी लेवल पे हल्का सा आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये कोई कंपाउंड है, ये कोई एल्कीन है, यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो इसको हम लोग सिस कहते हैं। अगर ये देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सिस ट्रांस क्या होता है। मैं काफ़ी डिटेल में आपको ये आइसोमेरेज में बताऊंगा, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, मैं अभी सुपर प्राइमरी लेवल पे आपको बता रहा हूँ, बहुत बातें होती हैं सिस ट्रांस के लिए, समझे। तो एक चीज़ आप अभी समझ लीजिए कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस है। तो ये जो मैलेइक एसिड है ना, ये सिस फॉर्म होता है, ये सिस है, और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैलेइक एसिड है, ध्यान से देखेंगे, ये मैलेइक एसिड है, ये लीजिए, और ये फ्यूमेरिक एसिड है। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेते कि बताइए इसमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो ये तो अब आपको दिख ही गया है कि ये सिस है और ये ट्रांस है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ एक ये देख लो, सुनो ध्यान से बेटा, ये देखिए यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मान लिया पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, दो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिड क्या होता है बताइए, एसिड क्या होता है, कोई बताएगा एसिड क्या होता है। H+ डोनेट करता है, बताइए श्रेया जी, बताएंगे कुछ आप। H+ डोनेट करता है, क्यों भाई बताओ। H+ डोनेट करता है, वो एसिड होता है। वो H डोनेट करता है। हाँ भैया, कोई बताना चाहेगा एसिड क्या होता है, बताइए। क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो एसिड होता है, ये बात सही है, पर समस्या ये नहीं है, समस्या इसके बाद की है। एसिड
भैया एसिड H+ देता है, मगर वो H+ और अच्छे से देता है। भाई हमने पढ़ा है ना, ये अच्छा एसिड है, ये खराब एसिड है। तो एसिड वो है जो H+ दे, और H+ देने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो प्रॉपरली स्टेबल हो। भैया हमने कहा था ना, ऐसा काम करें जो जिंदा बचे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो डॉक्टर बनने का फायदा है कि नहीं। तो एसिड वो है जो H+ डोनेट करे। बेटा याद रखना, जब एसिड से H+ निकाल लोगे तो जो एनायन बनेगा, अरे रुक जाओ, क्या लिख रही हो, बेकार है सब। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्यों चिंता करती हो, देर सवेर कभी तो खुल ही जाएगा। हाँ चलिए आइए सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं कि भैया एसिड ध्यान रखना, ये अभी आगे जीओसी में भी बहुत यूज होएगा, समझ लो, नहीं बाल नोच लोगे अपने और गंजी हो जाओगी, हम बताए दे रहे हैं जब जीओसी पढ़ाएंगे। हाँ इसलिए सोच लो, अभी हम बताए दे रहे हैं। तो ये कह रहे एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करे, और एक H+, सुनिए यहां पे समझिएगा, अगर किसी से एक H+ निकाल दें तो जो एनायन बनता है उसे उसका कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो भैया ऐसा काम देखो, मुझे नहीं मालूम है लोग कैसा कैसा करते हैं, मगर मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। सामान्य इंसान हूँ तो सामान्य सोच है। तो ऐसी सोच है कि वो काम करें जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़े। ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे कि और स्टेबिलिटी घट जाए, है कि नहीं भैया। तो एसिड वो है जो H+ डोनेट करके अपना कॉन्जुगेट बेस, याद रखना कॉन्जुगेट बेस तभी बोलेंगे जब एक H+ निकालो। जब किसी से एक H+ निकाला जाएगा तो जो एनायन बनेगा उसको उसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, समझे। तो जब किसी कंपाउंड से H+ निकालते हैं तो जो एनायन बनता है उसे उसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना अच्छा एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। आई बात समझ में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी भैया, एक बात बताओ, कोई बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, कैसे पता चलता है? टेस्ट में सर उसके नंबर अच्छे आने लगे, 700 700 700 ऐसे आने लगे। गलत कह रहे, ऐसे थोड़ी टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 7 10 -10 और पेपर में 720। अगर पेपर में 720 आ जाए तब तो है ना चमत्कार, जो हमारे साथ नहीं हुआ, समझे। बट अगर ऐसा हो जाए, जो कि होता नहीं है जनरली, तो अगर कैसे पता चलेगा कि हम सेलेक्ट होने वाले हैं, हमारे कर्मों का फल है, हम ही को भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। पेरेंट्स जरूर पिस जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और कुछ नहीं है, समझे। तो बेटा अगर अच्छे नंबर आएंगे तो तुम अभी स्टेबल होगे, तभी आगे स्टेबल होगे। वैसे ही होता है कॉन्जुगेट बेस, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही। क्या आई बात समझ में आपको? तो चलो सर बहुत बता दिए हो, अब देखें, देखो और घूरो, घूरते हैं इसे, घूरती हुई नजरों से देखिए। दुर्गा जी देखिए इसको, इसको घूरिए, हमको मत घूरिए। डराने की कोशिश कर रही है क्या आप हमको? डराएंगी क्या आप हमको घूर घूर करके? सुनिए ध्यान से। देखिए डराइएगा ना, हम बहुत कमजोर हृदय के इंसान हैं। ब्राह्मण व्यक्ति से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ब्राह्मण तो वैसे ही होते हैं बेचारे, डरपोक टाइप के हैं। तो आइए भैया, डरपोक टाइप के हम इंसान हैं, तो डराइए मत आप हमको। हाँ सुनिए ध्यान से, सॉरी बोलते हैं हम आपको, सॉरी। देर से आए हैं ना। चलो अच्छा है, फिर तो दिख नहीं रहा है ना तुम्हें। अच्छा बेटा, सुनाई भी नहीं दे रहा होगा ना, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से। तो बेटा ये कह रहे हैं, समझ लीजिए सब लोग, इससे चलो एक H+ निकालते हैं चेक करने के लिए। इससे एक H+ निकाला हमने, तो जब आप यहां से H+ निकालोगे
ये देखो, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। जब आप इससे पहला, ये मान ले पहला H प्लस, फर्स्ट H प्लस निकाल रहे हो, तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज, अगर ये असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, समझिए। यहां से पहला H प्लस निकाला हमने, क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगा? बेटा देखो, अब ये बनेगा, इसका तो कहीं दूर दूर तक बताइए, इससे कोई होगा? बताइए, ये कहाँ वो कहाँ, ये एक अमेरिका में दूसरा अफ्रीका में, ए से शुरू हो रहा, तो क्या हुआ? फर्क तो पड़ जाएगा ना, है ना? इसे मैलिग्नेंट मलेरिया होने का चांस है ना? चलिए, तो आइए सुनिए ध्यान से। तो भैया ये थोड़ी ना पहुंच पाएगा, तो ये तो नहीं उतना स्टेबल हो रहा है। तो जब इससे पहला H प्लस निकालते हैं तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? मैलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट H प्लस की, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैलिक एसिड ज़्यादा है और फ्यूमेरिक एसिड कम है। समझे? क्या मैं, बेटा आप जानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं फर्स्ट H प्लस निकाल लो, H प्लस, बेटा H प्लस का उल्टा कर दो तो क्या उसको पीएच कहेंगे? तो जिसका, अरे आप लोग जानते हो ना, H प्लस ज्यादा तो पीएच क्या होगा? कम, है ना भैया? समझ रहे? तो इसका पीएच कम होगा और इसका पीएच ज्यादा। समझ में आई बात? दूसरा बेटा रीजन मैंने आपको बताया, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो रहा है किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगर सर हम लोग दूसरा H प्लस निकालने जाते हैं, दूसरा मतलब सेकेंड H प्लस निकालते हैं, तो सर इसका सेकेंड H प्लस देखो फ्री है, ये H2 मान रहा हूं, मगर इसका सेकेंड H प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्शन है बेटा, आकर्षण है। आकर्षण से ये फंसा हुआ है, ये देखो मुक्त है, इसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं है, लोभ नहीं है, माया नहीं है। तो कौन आसानी से निकल जाएगा? जो लोभ माया में फंसा हुआ है कि जो माया में फंसा नहीं है? बताइए, है ना? तो कौन आसानी से निकल जाएगा? यहां वाला हाइड्रोजन। और ये तो बेचारा फंस गया है ना, माया में फंस गया है। समझ रहे हैं ना? तो बेटा सेकेंड H प्लस की जब आप बात कर रहे हैं तो कौन आसानी से डोनेट करेगा? फ्यूमेरिक एसिड डोनेट करेगा। तो भैया फ्यूमेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और मैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला H प्लस निकालोगे, रीजन मैंने आपको बता दिया, यहां बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे नहीं स्टेबल हो रहा है। दूसरा H प्लस यहां मुश्किल से निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया है, यहां आसानी से निकलेगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आ रहा है। दूसरा देखो, अब चलिए, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ना कैटेगरी है, इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। ये ए हो गया, दूसरा बी हो गया। अब इसकी शकल से वो सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? शकल से। शकल देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सर इसकी शकल कैसी दिखाई दे रही है? ये देखिए, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये COOH है और ये COOH है, समझे? तो इसकी शकल देखोगे तो ये ऐसी आएगी, ये देखिए। और इसकी शकल देखेंगे सर, ये देखिए, तो ये इसकी शकल ऐसी आती है, ये देखिए। सोचो ये डब्बे हैं, ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स फिट करोगे ना, ध्यान रखना ये गमले हैं, गमले पॉट है जिनमें फूल लगाया जाता है। तो बेटा दुर्गा, गमला ऐसे रखा जाता है ना कि ऐसे रखा जाता है? दिख नहीं रहा होगा ना तुम्हें? तो दिख रहा है, अरे दिख रहा है यार ये तो। चलो बेटा, कैसे गमला रखोगी? ऐसे रखेंगे सर हम, हैं? फिर कैसे रखोगी? ऐसे। चलिए ऐसे रखेंगे, बता रही। अब इन्होंने बताया बेटा, देखो तुमसे पूछ के कर रहे हैं हम, देखो, हाँ अपने मन से नहीं कर रहे हैं फिर ना कहीं ना। देखिए यहाँ पे, तो बेटा ये याद कर लो, तुम लोग भूल जाओ ना पेपर में तो याद रखना कि ये फ्लावर पॉट है, गमले हैं, तो इन्हें सीधे रखना, तुम उल्टे ना रखना, नहीं इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना जीवन में कि कभी सही आंसर नहीं आएगा। कि एक गमला सीधा एक गमला उल्टा रख दे हम, अरे रख तो सकते हो मगर गलत है ना बेटा।
उल्टा गमला रख के क्या लगा लोगे उसमें, तुम बताइए हैं। अब अच्छा सर क्या यहाँ गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, हैं? नींद आ रहा है बेटा अंजलि, नींद आ रहा है, सो जा बेटा, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। अरे सो ले, थोड़ी देर तो सो ले बेटा। टीचर माँ बाप की तरह होते हैं, देखो कितना केयर करते हैं। बेटा सो जा मेरी बच्ची, इधर आओ। ये ऐसे टीचर होते हैं बताइए। कोई सन्नाटा मार जाए तो बोले बेटा थोड़ी देर सो लो ना, काहे परेशान हो। हाँ तो आइए देखिए, इधर सुनिए, इसकी शक्ल देखो, ये देखिए इसकी शक्ल, बताओ इसमें एकदम क्लोज पैकिंग दिख रही है। पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोज पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोज पैकिंग, समझे। तो अब किसमें क्लोज पैकिंग हो रही है, अब ये देखिए आपका मैलिक एसिड किसमें अच्छी, मतलब किसमें पैकिंग अच्छी हो रही है, फ्यूमेरिक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा, और मैलिक एसिड का क्या होगा, कम होगा। अब एक सर एक और की क्या किसी और कैटेगरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। बेटा बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो ही चीजें देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे वांडरवाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मैंने इधर जो कई सारे लिखाए थे ना वो सारे देखते हैं हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो चीजें देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन, बेटा ज्यादा प्रेफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं, और दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को देखते हैं, समझे। अब देखो बेटा सुनो ध्यान से, यहां पे अगर आप इस वाले को देखते हो, किसको, सिस वाले को देखते हो, ये देखिए इसका बेटा एक वेक्टर इधर मिलेगा, एक वेक्टर इधर मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पे, यानी कि ये पोलर है। पोलर है तो यहाँ पे फोर्स कौन सा डेवलप होगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। जबकि अगर आप ट्रांस वाले को देखते हो ना, देखो बेटा ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, यहाँ एक वेक्टर ऐसे आएगा, एक वेक्टर ऐसे आएगा, दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये नॉन पोलर आ जाएगा। नॉन पोलर में क्या लगेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मैलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्यूमेरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर रीजन पूछा जाए तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, जबकि यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, समझे। तो ये तीनों कैटेगरी के मैंने इसमें क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे, नोट करिए इसको।